बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 11 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ देखेंगे। किस चैप्टर के? चैप्टर 1 के। एमसीक्यूज़ नंबर 12 देखें। कॉशी-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। सीआर इक्वेशन किस फॉर्म में पूछी है? पोलर फॉर्म में। अभी आपने कार्टेशियन फॉर्म में तो पढ़ी हुई है, जो कि क्या होती है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, और फिर वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होता है माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ये तो फॉर्म हो गई कार्टेशियन फॉर्म। आपको पता है कार्टेशियन में हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, और पोलर में आपको पता है कि आर थीटा इंक्लूड होता है। तो इन पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं? पार्शियल यू बाय पार्शियल आर इक्वल टू 1 बाय आर पार्शियल वी बाय पार्शियल थीटा। देखें ये चीज़ ऊपर वाली सेम ही रहती है, नीचे क्या आ जाता है? पोलर फॉर्म में तो आर और थीटा आ जाता है। इसमें एक्स्ट्रा थिंग क्या है कि जस्ट 1 बाय आर आता है साथ, और इधर पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स है ना, तो हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं? आर थीटा की। तो पार्शियल वी बाय पार्शियल आर इक्वल टू ये माइनस है, माइनस एज इट 1 ओवर आर और पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा। तो ये कौन सी फॉर्म है? पोलर फॉर्म। तो ये ऑप्शन क्या है? पार्शियल यू बाय पार्शियल आर इज इक्वल टू ये माइनस आ गया इसके साथ, जबकि प्लस है इसमें, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड देखें, इसमें दोनों के साथ माइनस है, ये भी इनकरेक्ट है। सी वाली क्या है? 1 बाय आर और पार्शियल वी बाय पार्शियल थीटा, ये ठीक ही बना है, और इधर माइनस एब्सेंट है, तो ये भी नहीं करेक्ट। डी ऑप्शन देख लें, आपको बिल्कुल सेम एज इट ये है, तो फिर डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी आर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यू ऑफ एक्स को वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉज वाई इज़। ये कैसा फंक्शन है? हार्मोनिक है, एनालिटिक है, नॉट हार्मोनिक है, या नन ऑफ दीज है? तो इसको हार्मोनिक चेक करने के लिए हमें पता है कि अगर इस फंक्शन का कॉन्टीन्यूस फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ लैप्लास इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो वो फंक्शन फिर कैसा होता है? हार्मोनिक होता है। तो इसको चेक कर लेते हैं। फंक्शन आपके पास यू है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फाइंड आउट किया, तो ये आ गया। ठीक है, जब आप यू वाई करेंगे तो ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट रहता है, और कोस वाई का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा? माइनस साइन वाई। तो ये चीज़ आ गई। तो यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ये हमारे पास आ गए। तो अब आप इधर देख लें, इसको लैप्लास इक्वेशन में पुट कर दें। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे, इनको पुट करेंगे, तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के टर्म्स, तो कैंसिल हो जाएंगी। तो आंसर क्या आया? 0। तो ये तो हमारी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई चीज़, ये वाला फंक्शन। तो फिर हमारा ये फंक्शन क्या होगा? हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉशी-रीमान इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट जी, बट द फंक्शन एफ ऑफ जी, ये फंक्शन गिवन है, कैन बी एट जी, कि हमारा फंक्शन जी पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, या नन ऑफ दीज। अगर कॉशी-रीमान इक्वेशन किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर जाती हैं, तो जो फंक्शन होता है वो कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ये हमने रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे कोई फंक्शन, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक भी हो। एनालिटिक हम तभी कह सकते हैं ना, जब वो किसी एक पॉइंट पे जो है वो डिफरेंशियल उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, और इसी के साथ साथ अगर हम उसका नेबरहुड बनाएं तो उसके भी तमाम पॉइंट्स पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। डिफरेंशिएबल होने के लिए, एनालिटिक होने के लिए इसकी प्रॉपर हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, इसलिए यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल का ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल एक देखी थी कि ये फंक्शन को सी आर इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एट पॉइंट जी इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसकी लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई वेयर सी इज़ अ रियल कॉन्स्टेंट, देन एफ इन डी इज़। क्या कह रहे हैं कि फंक्शन ले लो एनालिटिक इन अ डोमेन, अपने डोमेन में, और एफ ऑफ जी कंसिडर कर लो इस टाइप का फंक्शन है, सी प्लस एटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई, जहाँ पे ये जो सी है ना वो तो रियल कांस्टेंट है। तो फिर ये बताना है कि हमारा जो फंक्शन है एफ इन डी वो कैसा फंक्शन होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा, नॉन कांस्टेंट होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा? देखें, ये यू पार्ट होता है ना, अब ये पार्ट तो है कांस्टेंट, हमने बताना है वी किस टाइप का फंक्शन होगा।
और ये पता चलाने के बाद हम ये बताएंगे कि हमारा जो एफ ऑफ जी है ओवरऑल ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब जस्ट हमें ये हिंट दिया हुआ है कि एफ ऑफ जी क्या है, एनालिटिक है। अब हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो देखें एफ ऑफ जी आपको ये गिवन है, हमारे पास u प्लस एटा वी होता है ना एफ ऑफ जी, तो u ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है, कॉन्स्टेंट फंक्शन c दिया हुआ है। हमने बताना है v ऑफ एक्स कोमा वाई कैसा फंक्शन है, तो लेट से हम कह देते हैं ये कैसा फंक्शन है, x टाइप का, मतलब इक्वल टू x टाइप का फंक्शन है। अब क्या करेंगे, जब हमने ये दोनों चीज़ें पता लग गई तो अब हम अपनी CR इक्वेशंस को इन पे चेक कर लेते हैं। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड पाई जब पार्शियल डेरिवेटिव किया तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। इसी तरह इधर किया तो इसका बनना है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y क्या आया, 0। तो यहाँ से देखें CR इक्वेशंस ये होती हैं ना, ux इक्वल टू वी वाई और vx इज इक्वल टू माइनस यू वाई। तो यहाँ पे vx इक्वल नहीं है माइनस यू वाई के, क्या है 1 इक्वल नहीं है 0 के। जब CR इक्वेशंस होल्ड नहीं की तो इट्स मीन कि हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि एनालिटिसिटी के लिए ज़रूरी है कि CR इक्वेशंस मस्ट होल्ड करनी चाहिए। तो इट्स मीन कि हमारा ये जो v फंक्शन है वो x टाइप का तो हो नहीं सकता। अब दूसरा केस आप ले लो कि इसको y के इक्वल ले लो, फंक्शन ले लो y का। तो जब इसकी भी CR इक्वेशंस इसकी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ भी देखो ux इज़ नॉट इक्वल टू वी वाई, ये तो एक दफ़ा ही हमने फाइंड आउट करना है ना, इधर u का ux और uy जो कि 0 है। तो यहाँ भी देखें फिर अगेन ux जो है वो नॉट इक्वल टू है वी वाई के, 0 तो नहीं है, इक्वल 1 के। तो यहाँ भी CR इक्वेशंस नहीं सेटिस्फाई करी, तो इट्स मीन ये भी फिर एनालिटिक फंक्शन नहीं बना रहा। ठीक है, तो हम y टाइप का फंक्शन भी नहीं ले सकते। थर्ड पॉसिबिलिटी हमने क्या बनाई कि v को एक ऐसा फंक्शन ले लें, एक्स वाई का फंक्शन ले लें, मिक्स्ड दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अब देखें vx vy निकाला तो ये y आया, ये x आया, ux uy तो ये हमने एक दफ़ा ही निकाल लिए हैं बस। तो अब CR इक्वेशंस को देखें, ux इक्वल टू वी वाई होता है और vx इक्वल टू माइनस यू वाई होता है। अब जो ux है वो किसके इक्वल है, 0 के, तो वो 0 पुट किया इक्वल टू, और वी वाई क्या निकला है ऊपर देखें x, तो वो x पुट कर दिया। अब जो vx है वो क्या है, vx y के इक्वल है, y पुट किया इसकी जगह पे, इक्वल टू माइनस यू वाई है 0 के इक्वल, तो वो 0 पुट किया, x भी 0 हो गया और y भी 0। अब आप कहेंगे कि यहाँ CR इक्वेशंस कैसे होल्ड कर रही हैं, देखें होल्ड यहाँ भी नहीं कर रही, लेकिन हम पॉसिबिलिटी हर तरह से चेक करते हैं। यहाँ CR इक्वेशंस होल्ड उस सूरत में कर सकते हैं जब हम इस x को भी 0 लें और इस y को भी 0 लें, तभी 0 इक्वल टू 0 इक्वल होंगी ना, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, तभी हम फिर कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। लेकिन आप देखो जब आप इसको 0 0 कर भी देते हो तो अगर आप ग्राफ बनाओ तो ऐसे बनेंगे ना कि x को भी 0 ले लें और y को भी 0, तो ये हमारा बनेगा। ठीक है, इस लाइन पे हमारा y 0 होता है और इस लाइन पे हमारा x 0 होता है, तो मतलब इधर इस सारी रीजन में हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ और उसके गिर्द एक नेबरहुड बनाऊँ तो हमारा फंक्शन तो जस्ट इस लाइन के सभी पॉइंट्स पे एनालिटिक है। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने जो इस चैप्टर के स्टार्ट में डेफिनेशंस कुछ कॉन्सेप्ट देखे उसमें ये था कि हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक तब होगा जब वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इसके अलावा अगर उसके नेबरहुड में और भी पॉइंट्स लें हम ढेर सारे, तो उन सभी पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देन हम कहेंगे हमारा इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। अब आप देख लो हमारा फंक्शन तो जस्ट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो अगर आप इधर उधर से इस नेबरहुड के कोई और पॉइंट्स भी लोगे ना तो उन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसी तरह आप इधर ले लें कोई पॉइंट और उसके कितने नेबरहुड बनाएं तो जस्ट इधर फंक्शन एनालिटिक है, वो भी तब जब हमने पॉसिबिलिटी बनाई खुद से। इसके अलावा इसके ऊपर नीचे अगर आप कोई पॉइंट्स लेंगे इसके नेबरहुड पे तो वो तो इस लाइन से ऊपर चले जाएंगे या नीचे आ जाएंगे इधर, तो उन पे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा v फंक्शन है वो एक्स वाई टाइप का भी नहीं है। हमने खूब अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी बनाई कि हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाए, लेकिन हमारी बात नहीं बनी। अब अगर किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं है तो फिर हमारा v ऑफ एक्स कोमा वाई किस टाइप का फंक्शन होगा, कांस्टेंट टाइप का।
क्यों? क्योंकि अब हमने पीछे एक एमसीक्यूज में प्रूफ भी किया था कि हर कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है, ठीक है। जिस एमसीक्यूज में हमने के लिया था, के को चाहे आप रियल ले लें चाहे कॉम्प्लेक्स ले लें, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना वो हमेशा एनालिटिक फंक्शन होता है। तो हमारा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, नॉट कांस्टेंट कभी नहीं होगा। नॉट कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, वो हमने देख लिया है, लेकिन नॉट कांस्टेंट और कॉन्टीन्यूस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, ठीक है, और कॉन्टीन्यूस को भी हम टिक कर सकते हैं, लेकिन हमने बेस्ट ऑप्शन को करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं ना वो एनालिटिक होते हैं, और जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी होते हैं। लेकिन जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है वो तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता ना, इसलिए हमने इस ऑप्शन को टिक नहीं किया। तो बेस्ट ऑप्शन जो है ना ज़्यादा वो ये है ए की, कि इसमें ये भी कवर हो रही है। अगर यहाँ बोथ ए एंड सी का होता तो फिर हम बोथ ए एंड सी वाले ऑप्शन को करेक्ट करते। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। देखें 16 वाला देखें, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी क्यूब प्लस 3 आयोटा इज कैसा फंक्शन होगा? एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू 3 आयोटा एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू 0, या एनालिटिक एवरीवेयर। तो आप देखो कि ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, विदाउट रैशनल है, विदाउट पी बाई क्यू की फॉर्म का नंबर है। इस टाइप के पोलिनोमियल फंक्शन एंटायर फंक्शंस होते हैं, और जो एंटायर फंक्शंस होते हैं वो एनालिटिक होते हैं होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। एनालिटिक एवरीवेयर हमने पढ़ा था, एनालिटिक फंक्शन उसको बोलते हैं जो जी नोड पे तो डिफरेंशिएबल हो ही, लेकिन अगर हम इसका नेबरहुड बनाएं तो इसके नेबरहुड के भी सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, देन हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक है। तो ऑप्शन ए में तो कह रही हैं जस्ट डिफरेंशिएबल एट जी नोड, नहीं, इट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट जी नोट, के कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जस्ट इसी पॉइंट पे। ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि हमने तो नेबरहुड का पढ़ा है। तो इट इज़ डिफरेंशिएबल इन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जी नोट। तो जी नोट का अगर आप कोई एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं तो इस जी नोट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और इसके नेबरहुड पे भी। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो गई हैं, जी नॉट पॉइंट भी और ये एप्सिलॉन जो उसका नेबरहुड ले रहे हैं उसके सभी पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज एनालिटिक एट जी नॉट, देन it must be continuous at z naught, it may be continuous at z naught, it may or may not continuous at z naught। तो अगर कोई फंक्शन किसी ख़ास पॉइंट पे एनालिटिक हो तो वो फंक्शन हमेशा मस्ट बी कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ही है कि इट मस्ट बी कंटिन्यूस एट जी नॉट। इट मे बी कंटिन्यूस तो नहीं आएगा कि वो कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। देखें आपने जस्ट ये याद रखना है कि जो फंक्शन एनालिटिक होते हैं ना, हर वो फंक्शन जो एनालिटिक है वो डिफरेंशिएबल तो होता ही है और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो अगर एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा ना, मस्ट, तो इट मस्ट बी कंटिन्यूस आएगा। इफ़ कॉशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय एफ ऑफ जी, देन अगर सी आर इक्वेशन जो है, फंक्शन जो है सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, देन हमारा फंक्शन में और मे नॉट भी एनालिटिक। ये पहले भी किया हुआ है कि हमारा फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एनालिटिक। नेक्स्ट है 20, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 आयोटा वाई इज एनालिटिक है, नॉट एनालिटिक है या अलजेब्रिक है। तो हमने इसको चेक कर लेना है कैसे, साइन 2x माइनस 2 आयोटा वाई है ना, 2 कॉमन लिया तो ये क्या बना, जी कॉन्जुगेट। और आप जानते हो कि जहाँ जी कॉन्जुगेट फंक्शन जो, जहाँ जी कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो गया तो वो फंक्शन क्या बन गया फिर, नॉट एनालिटिक। हमें पता है कि जो जी कॉन्जुगेट होता है ना, ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, और जब सी आर को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो एनालिटिक फिर कहाँ से होगा। नेक्स्ट देखें 21, इफ़ यू ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है, इज़ रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एक एफ ऑफ जी एक एनालिटिक फंक्शन है और ये उसका रियल पार्ट गिवन है, देन ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी। तो फिर इन तीनों में से ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा। तो ये देखें दूसरे तरीके से मैंने प्रूफ भी किया हुआ है, लेकिन आप ये ईजीएस्ट वे देखें। अब देखें यू ऑफ एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, रियल पार्ट दिया हुआ है जो कि ये है। हम क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को बारी बारी उठाएंगे और इन ऑप्शंस में जी की वैल्यू पुट करेंगे। जी किसके इक्वल होता है, जी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा
वाई के। तो एक्स प्लस आयोटा वाई को इस सी की जगह पे रखेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे। क्यूब है ना, तो क्यूब का वो फॉर्मूला ओपन होगा। तो जहाँ पे हमारा जिस ऑप्शन में रखने से हमारा रियल पार्ट ये बन गया ना, वही करेक्ट ऑप्शन होगी। हमने ले ली बी ऑप्शन। जब हमने इस तरीके से प्रूफ किया ना, तो हमें पता चल गया कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। लेकिन आप अगर 1 बाय 1 इनको चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से भी निकल आएगा। तो हमने ना ये बी ऑप्शन ले लिया पहले, आयोटा जी क्यूब प्लस सी। तो जी क्यूब क्या है, एक्स प्लस, ठीक है। तो जी क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको रखा होल क्यूब। इसका फॉर्मूला ओपन किया ए प्लस बी होल क्यूब का, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस सी। ये वो वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये एज इट प्लस यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा बाहर आ गया, 3x² वाई माइनस 3xy स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो वो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस सी एज इट इज़। अब नीचे देखें, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ इसके साथ क्या, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पे ये माइनस हो गया, मतलब यहाँ पे माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। अब ये करने के बाद आपने देखना है कि हमारे पास रियल पार्ट क्या है। वो क्या है, वाई क्यूब माइनस 3x² वाई, जो कि हमारे पास ये बना है, यही बना है ना। तो इसको एक साथ कर दो और इसको उठा के एक साथ कर दो। आयोटा कॉमन ले लो दोनों से, और प्लस आयोटा सी तो है ही कांस्टेंट, उसको अलग। अब ये तो हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है वो रियल पार्ट निकल आया। और ये क्या होगा, ये हमारा वी वाला फंक्शन होगा, वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस मीन हम फिर ओरिजिनल फंक्शन को क्या लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 22, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज। अब एक एनालिटिक फंक्शन जिसका मॉडुलस कांस्टेंट हो तो वो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका प्रूफ भी मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं सारा, कि हर एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एंड हो रहा है, हमने प्रूफ किया कि यू भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट फंक्शंस का सम भी क्या होगा, फिर कांस्टेंट होगा जी। 23 है, यू ऑफ आर कोमा थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर कोस टू थीटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, हार्मोनिक, पोलिनोमियल फंक्शन या नन। हाँ जी, हमने पढ़ा हुआ है हार्मोनिक फंक्शन में कि ऐसे कॉन्टिन्यूस फर्स्ट और, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर जाएं और वो उसको लेप्लास इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करें, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, हार्मोनिक। तो इस फंक्शन को भी ना, इस फंक्शन पे भी यही चीज़ें चेक करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाइंड आउट किए, तो ये आ गए। अब जो लेप्लास इक्वेशंस होती हैं इन पोलर फॉर्म, ये क्या हैं, ये पोलर फॉर्म में लेप्लास इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई हैं, जो कि इसके इक्वल होती हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में पीछे पढ़ी थी ना, अभी पढ़िए पीछे लेप्लास इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। वो हमने ये देखी कि दोनों का सम 0 के इक्वल आए। तो ये पोलर फॉर्म में ये होती है, आपने याद रखनी है। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें, ये फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुट की, प्लस 1/r इसकी वैल्यू पुट की, ये बाहर एज इट इज़ रहा, इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है। हमने अपने क्वेश्चन को देख के उसमें आर थीटा इन्वॉल्व है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोलर, वो जो लेप्लास इक्वेशन है वो भी पोलर फॉर्म वाली लगाएंगे। तो जब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये कटिंग होके क्या आंसर आएगा, 0। तो इट्स मीन ये लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, तो फिर ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। नेक्स्ट देखें 24, if f of z equal to u plus iota v be an analytic function of z equal to x plus iota y, then the level curve u is equal to c1 and v equal to c2r क्या होगी। तो फिर लेवल कर्व्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगी। क्या फिर बता दूं, अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जो एनालिटिक फंक्शन हो और उसकी कोई लेवल कर्व्स हम डिफ़ाइन कर लें, तो वो जो लेवल कर्व्स होंगी वो क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी ईच अदर। लास्ट क्वेश्चन देखें 25, लेट w इक्वल टू ए फंक्शन है देन इट इज़ नॉट एनालिटिक। तो ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, जब इस टाइप का फंक्शन आ जाए ना, तो आपने वो फर्स्ट डेफिनेशन याद रखनी है। हम क्या करते थे, किसी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशियल चेक करते थे। अगर किसी ख़ास पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसके नेबरहुड के पॉइंट्स पे चेक करते थे।
अगर उन पे भी डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो फिर हमारा फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे एनालिटिक होगा। तो इसका भी ना डेरिवेटिव हम चेक करते हैं। लेट्स से इसको फंक्शन ले लें, एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या है, ये फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालें एट पॉइंट जी पे, तो क्या आ जाएगा 1/2, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा ना। अब ये जो डेरिवेटिव आया है ना, ये जो आंसर आया है, इसमें आपने देखना है कि अनडिफाइंड कहाँ पे है, नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से कि हम कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे पास अनडिफाइंड बनती है फॉर्म। तो ऑप्शन ए देखें, अगर मैं यहाँ प्लस अयोटा या माइनस अयोटा रखती हूँ तो वो स्क्वायर की वजह से अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और अयोटा स्क्वायर -1 होता है, और -1 क्या होता है, -2। तो नीचे क्या चीज़ बनी, स्क्वायर रूट में -2, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है नीचे, तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो बनी ना, कोई टर्म तो आई। लेकिन जब आप ये +-1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, या -1 रख लें तो वो 1 आएगा। 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो मतलब नीचे किस, तो 1/0 क्या फॉर्म बनी, अनडिफाइंड फॉर्म बनी। मतलब नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 किस पॉइंट को पुट करने से बन रहा है, +-1। तो फिर +-1 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, और सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जब करेक्ट ऑप्शन मौजूद है तो फिर हम नन को तो टिक करते ही नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 25 MCQs थे इस चैप्टर के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने अंडरस्टैंड की होंगी सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।